हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 14 से लेकर 20 अगस्त के सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। 12 अगस्त को ना वर्ल्ड संस्कृत डे हमने सेलिब्रेट किया था। अब ये हर साल 12 अगस्त को हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं। ये जो दिन होता है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं सावन वाली पूर्णिमा में। जो सावन का महीना चलता है ना, उसकी पूर्णिमा में यानी कि फुल मून वाले दिन हम जो है इस डे को, वर्ल्ड संस्कृत डे को ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल जो सावन की पूर्णिमा थी वो 12 अगस्त को थी, तो हमने 12 अगस्त को इस साल इस डे को सेलिब्रेट किया है। मतलब अगर आपसे ये पूछते हैं कि कब सेलिब्रेट होता है, तो ये सावन की पूर्णिमा वाले दिन पे सेलिब्रेट होता है। अगर ये पूछ रहे हैं कि इस साल हमने किस दिन इसको ऑब्जर्व किया है, तो 12 अगस्त को। ठीक है, 13 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। मतलब इसमें क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें होता है कि ऑर्गन की डोनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितना लाइफ सेविंग रहता है ऑर्गन की डोनेशन करना, और और लोगों की उससे कितनी हेल्प हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए थोड़ा और एनकरेज कर सके लोगों को, ये मेन पर्पज़ होता है इस डे को ऑब्जर्व करने का। ठीक है, मतलब कि ऑर्गन डोनेशन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये पर्पज़ है इस डे को सेलिब्रेट करने का। और इसकी इम्पोर्टेंस को भी ये थोड़ा और जागरूक करवाता है लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस से। अब 14 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर्स डे, या पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। ये हुआ है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये जो है, जो इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, तो उस दिन जितनी भी वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस में जितने भी लोग विक्टिम्स हुए थे, उन विक्टिम्स की मेमोरी में हम इस दिन को ऑब्जर्व करने लगे हैं पिछले साल से। 2021 में ही पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि हम 14 अगस्त को, जो पार्टीशन वाला दिन था, इस दिन हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो है वो हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इस साल इसका सेकंड जो है, हमने ये डे सेकंड टाइम इस बार ऑब्जर्व किया है। 2022 जो है सेकंड टाइम हमने ऑब्जर्व किया है ये दिन। और ऑल्सो 14 अगस्त को, जिस दिन ये पार्टीशन हुई थी, इसी दिन जो पाकिस्तान है वो अपना इंडिपेंडेंस डे इस दिन सेलिब्रेट करता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान करता है, 15 को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे होता है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन डे होता है 19 अगस्त को। इसमें ह्यूमैनिटेरियन जितने भी आपके वर्क्स रहते हैं, या जो भी आप लोगों के लिए कुछ करते हो, एफर्ट्स पुट करते हो, किसी को हेल्प करते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, तो वैसी सी चीज़ों को बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन काम करना। ठीक है, तो उसको थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए, कि हम लोग औरों की हेल्प कर सकें, थोड़ा दूसरों के प्रति हमारे अंदर थोड़ी सहानुभूति हो, और जो भी नीडी पीपल होते हैं उनकी हम हेल्प कर सकें, उसको थोड़ा और एनकरेज करने के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक और दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 19 अगस्त को, वो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। ठीक है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस को, फोटोग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए, कितनी पुरानी मेमोरीज हमको याद रहती हैं फ़ोटोज़ वगैरह के थ्रू, और ये सारा आपका जो भी वीडियोग्राफी एंड ऑल है वो भी सब इसी में कवर होता है। तो इसकी जो थीम थी इस साल की, वो क्या थी, पैंडमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। पैंडमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस, ये थीम थी इस साल के वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की, 19 अगस्त को। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्माइल 75 इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। व्हाट डज एल स्टैंड्स फॉर इन दी स्माइल। ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्माइल 75। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि स्माइल में एल की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, एल का क्या मतलब है स्माइल में, तो एल का मतलब है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड है एल का मतलब। पूरा इसका एक बार वो देखते हैं फुल फॉर्म। स्माइल जो है वो एक्रोनिम है किसके लिए, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद कर रही है, क्योंकि अभी एल का पूछा है, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम आपके एग्जाम में भी यही पूछेंगे। मार्जिनलाइज पूछ सकते हैं, सपोर्ट पूछ सकते हैं, एंटरप्राइज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। इसका थोड़ा ये देखते हैं कि किसने लॉन्च किया था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। तो वीरेंद्र कुमार कौन है, वो हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उन्होंने ही ये स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ ये। ठीक है, अंडर दिस इनिशिएटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी,
75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, उनको एनलिस्ट करेगी, और वो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी वो एक मतलब कह सकते हैं इनको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। किसको? जो बेगिंग करते हैं ना लोग, जो बेगर्स होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में जो आते हैं, उन लोगों को थोड़ा उनकी वो कैसे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे भी नहीं याद आ रहा। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि उनको उससे बैगिंग वगैरह से बाहर निकाल के किसी और काम में लगाना, ठीक है। उनके जीवन के लिए कुछ ऐसा काम करना जो उनको मतलब बेगिंग से बाहर निकाल दे, इससे बेहतर इनकी लाइफ को कर सके, ठीक है। तो उसके लिए 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी। 75 वाला ना आपको बहुत ईजी रहेगा याद करना, क्योंकि 75th ईयर था, 75th ईयर नहीं था, 75th, हाँ मतलब 75 ईयर्स पूरे हो गए हमारे को इंडिपेंडेंस के, बट 76th इंडिपेंडेंस डे हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। इस पॉइंट में कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा हमने इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया है, तो 76th किया है। 75th वाला हमने पिछले साल कर लिया था। 75 ईयर्स इस बार पूरे हुए हैं, बट ईयर जो था वो 76th जो है इंडिपेंडेंस डे था, और 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 75 वाला जहाँ पर भी आ रहा है आपको ईजिली याद हो जाएगा, ये अमृत महोत्सव के ही वजह से है ना सारी जगह। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी बेगर्स होंगे उनको थोड़ा उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया है, स्माइल 75, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है इसने टोटल बजट कितना रखा है इस एक इनिशिएटिव के लिए, 100 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, ताकि उनको चाहे फिर वो अपने हिसाब से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं छोटा मोटा, या उनको थोड़ा स्किल के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट भी हो सके उनमें, वो सब चीज़ों के थ्रू इनको इनकी मतलब जो लिविंग कंडीशंस होगी उनको थोड़ा और बेटर किया जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक की सोची गई है, 2025-26 तक ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सिचुएटेड। अब ये पूछा जा रहा है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो कहाँ पर है। तो ये जो प्लांट है ये इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में ही ये प्लांट है। ऑल्दो चाइना जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपके कंप्रेस्ड बायोगैस का, या बायोगैस का जो प्रोड्यूसर है सबसे ज़्यादा बड़ा, या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो है चाइना, ठीक है। चाइना है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस, पर इस वाले का आंसर आपका है इंडिया। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इंडिया में, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट जो ये प्लांट है ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ही शुरू हुआ है। तो पंजाब वालों के लिए भी ये स्टेट जॉब्स में भी ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, और अदरवाइज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा चांसेस ले आता है। जब पंजाब में ही कोई ऐसी चीज़ शुरू हुई है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एशियाज़ लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में शुरू हुआ है। ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने वाले हैं। कितने तक के जो आपका इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस होगा वो कितने तक का होगा, 33.23 टन तक की प्रोडक्शन होगी पर डे की, ठीक है। ये विलेज का भी नाम यहाँ पे मेंशन किया है, बट विलेज का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो आपको खाली इतना याद रखना है कि संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में ये जो प्लांट है इस्टेब्लिश हो रहा है। और द प्लांट सप्लाइज CBG टू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑयल कंपनी को ये जो बायोगैस है वो आगे देने वाले हैं। तो ये देने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। अच्छा, 2 ऐसे और प्लांट्स 2 आने वाले हैं, ठीक है, 14.25 टन तक के, जो मतलब 14.25 टन तक की कार्बन कंप्रेस्ड बायोगैस जो है उसको प्रोड्यूस करने वाले हैं पर डे के हिसाब से। तो ऐसे 2 नए और प्लांट आने वाले हैं 2022 या 2023, इस साल की एंडिंग तक या फिर 2023 तक ये 2 प्लांट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अभी इनकी लोकेशन ही बताई कि कहाँ पर, बट ये भी प्लांट्स आने वाले हैं, आई गेस पंजाब में ही, बट वो जब न्यूज़ आएगी कंफर्म हो जाएगा तभी हम इसको कवर करेंगे। The production of CBG reduces greenhouse gas emissions and boosts rural economy by providing additional income to farmers from agro residue. अब ये जो बायोगैस होती है ना, ये बनती कैसे है, जो भी आपका एग्रीकल्चर भी ऐसा वो होता है ना, रेजिड्यू होता है, जो मतलब बचा खुचा सारा, जो स्टबल बर्निंग वगैरह का बहुत बड़ा इशू था ना, वहाँ पर भी आपका ये पॉइंट बनता है। ये PCS लेवल तक का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि जो स्टबल बर्निंग होती थी, जो आपका जैसे कोई भी फसल कटती है ना, गेहूँ इमेजिन करो, जैसे गेहूँ जो कटता है उसके बाद जितना भी उसमें बच जाता है ना, वो उसका छिलके वगैरह बच जाते हैं, वो सारा रहता है आपका एग्रीकल्चर रेजिड्यू। वो रेजिड्यू को हम प्रोसेस करते हैं और उससे बनाया जाता है बायोगैस, ठीक है।
तो ये जो प्लांट रहेगा इसमें एक और भी इनकम का सोर्स रहेगा एग्रीकल्चर के से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फार्मर स्पेशली उनके लिए, कि वो जो स्टबल बर्निंग की वजह से उनको मना करा जा रहा था और उन पर पेनल्टीज़ लगाई जा रही थी कि आप इसको बर्न नहीं कर सकते, तो वो कहाँ उसको फेंकेंगे, है ना। तो उनके पास उसको कहीं डिस्पोज करने का भी तरीका नहीं था और वो उसको बर्न भी नहीं कर सकते थे। तो अब उनके लिए भी थोड़ा एक फ़ायदा हो जाएगा कि उस रेजिड्यू को वो सरकार को दे सकते हैं, वो बेच सकते हैं उसको, उससे इनकम कमा सकते हैं उस रेजिड्यू से, एक तरह से कचरे से, ठीक है। और कचरे का निपटारा भी हो गया और उससे इनकम भी आ रही है। तो ये जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी एडिशनल इनकम का सोर्स हो जाएगा। और साथ के साथ इस एक स्टेप से जो होता है, ग्रीन हाउस गैस की एमिशंस भी बहुत कम होती हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो एक तरह से मतलब ये वाला जो स्टेप है ये बहुत अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि BRO जो आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिल्ड करने वाला है फर्स्ट स्टील स्लैग रोड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। अब ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ ना न्यूज़ में, अगर आपने पहले से पढ़ी होंगी, क्लासेस सारी देखी होंगी, कि जो स्टील स्लैग रोड है वो इंडिया में पहले हो चुका है। मतलब ये पहला स्टील स्लैग रोड नहीं होगा। स्टील स्लैग क्या होता है, जो मतलब स्टील का रिमेन्स रह जाते हैं ना, जैसे स्टील प्रोडक्शन होती है उसकी जो स्टील जो बच जाते हैं ना छोटे मोटे टुकड़े, जिनको हम कहीं डिस्पोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील को ऐसी रीन्यूएबल चीज़ तो नहीं होती, सारा तो नहीं होता, कम से कम जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं जो जिनका कोई और यूज़ नहीं होता, उसको पहले भी गुजरात के सूरत में, आई गेस, हाँ सूरत में पहला आपका स्टील स्लैग रोड है इंडिया का, वो याद रखना। और ये जो है ये बॉर्डर पे बनने जाने वाला पहला स्टील स्लैग रोड है, मतलब कि उस स्टील से जो रिमेन्स होते हैं स्टील के, उससे रोड्स बनाए जाते हैं ताकि रोड्स और मजबूत भी होंगे उससे, और एक जो स्टील का वेस्ट होगा उसका भी निपटारा हो गया, है ना। तो अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक बॉर्डर का ऐसा रोड बनाने वाली है, स्टील के जो रिमेन से बनेगा। तो वो कौन सा बॉर्डर का रोड बनने वाला है, ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर का एक रोड बनने वाला है, जो पहला स्टील स्लैग रोड होगा बॉर्डर का, और इसको बनाएगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर के जितने भी रोड्स वगैरह होते हैं उसकी सारी मेंटेनेंस या जो भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही करवाती है। तो वही करवाने वाली है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर रहने वाला है। The Border Roads Organization is planning to construct a first of its kind pilot road stretch in अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर एरिया यूजिंग स्टील स्लैग। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री आफ्टर चाइना। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फर्स्ट लाइक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो वो चाइना है। सेकंड पे कौन है, इंडिया, ठीक है, सेकंड पे इंडिया है। तो जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जब प्रोड्यूस यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो स्टील का रिमेन है वो भी यहाँ पर बहुत होगा, है ना। तो उसका निपटारा हो जाएगा इसके थ्रू। The project is being initiated after the success of using 100% steel slag on the port connectivity road in Gujarat. ये जो हमने पढ़ा सूरत वाला, ये सूरत वाला रोड जब ये सक्सेसफुल हो गया, जब यहाँ पर बनाया गया था और ये अच्छा चल रहा है और इससे जो स्टील है उसका भी निपटारा हो गया था, तो अब उसके बाद ही इस वाले प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब जब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो हमारे को ये जानना भी ज़रूरी है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ठीक है, राजीव चौधरी। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी न्यूज़ में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है BRO के, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स एशिया 200 बेस्ट अंडर अ बिलियन 2022 रैंकिंग्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। फोर्ब्स एशिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, क्या नाम है उस रिपोर्ट का, बेस्ट अंडर अ बिलियन। ये जो 2022 की रैंकिंग है इसके हिसाब से इंडिया का पूछा है कि इंडिया की क्या रैंक है। इसमें जो रैंक्स मिलती हैं वो मिलती हैं नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के बेस पे, कि इंडिया से कितनी कंपनीज़ इस एक लिस्ट में शामिल हुई हैं, ठीक है। इस लिस्ट में इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं होगा, ये कंट्रीज़ की लिस्ट नहीं है, ये ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ की अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो एनलिस्ट की जाती हैं, वो इस लिस्ट में होती हैं। तो जितनी ज़्यादा कंपनीज़ होंगी उतनी अच्छी रैंक होगी किसी भी कंट्री की। तो उसके हिसाब से पूछा है कि इंडिया की क्या रैंक है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो इंडिया की रैंक है इसमें 4th, ठीक है, 4th रैंक पे है इंडिया। 1st, 2nd, 3rd और 4th जो भी होंगे हम चारों कवर करेंगे, क्योंकि 4th तो हमने देख लिया कि इंडिया है, पर ये है गेस चाइना है, एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स ये वाली जो लिस्ट है बेस्ट अंडर अ बिलियन, 24 इंडियन कंपनीज जो है इस बार इस लिस्ट में हैं हमारी,
ठीक है। इंडिया की 24 कंपनीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं इस बार, और डिक्रीज फ्रॉम 26। पिछली बार हालांकि 26 थी, तो पिछली बार के हिसाब से तो चलो कम है, बट फिर भी 4th पोजीशन है, तो हमारे को ये याद रखना है कि 24 जो कंपनीज थी वो थी। 4th रैंक है तो 24th, उसी से याद रख लेना 4 को, ठीक है। दिस प्लेस इंडिया इन 4th प्लेस अमंग एशियन कंट्रीज, 1 स्पॉट अहेड ऑफ चाइना। चाइना टॉप नहीं कर रही, 5th पे चाइना, 1 स्पॉट अहेड ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना से भी आगे है इंडिया। चाइना के इसमें 22 फर्म्स हैं इस बार, और इंडिया के 24 हैं। दिस प्लेस इंडिया इन 4th प्लेस अमंग एशियन कंट्रीज, 1 स्पॉट अहेड ऑफ चाइना। ये वाला रिपीट हो गया, ये वाला पॉइंट इसमें रिपीट हो गया, इस वाले को छोड़ देना। द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ट्रेडेड फर्म्स आर लोकेटेड इन ताइवान। फर्स्ट पे ताइवान है इसमें, ठीक है। 30 जो कंपनीज हैं इसमें ताइवान की है। उसके बाद जापान सेकंड पे है, 29 कंट्रीज जापान की है, कंट्रीज नहीं कंपनीज इसमें जापान की है। और साउथ कोरिया 3rd पोजीशन पे है विद 27 कंपनीज इन द लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पे ताइवान, सेकंड पे जापान, 3rd पे साउथ कोरिया और 4th पे इंडिया, उसके बाद चाइना भी है। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच स्टेट्स पुलिस फोर्स हैव बीन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कलर का हमने पहले भी पढ़ा है, इस साल ये तीसरी ऐसी प्रेसिडेंट कलर है जो मिल रहा है। प्रेसिडेंट कलर्स का जो अवार्ड होता है वो तीसरा मिल रहा है इस बार, ठीक है, इस साल में। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल्स देखेंगे। ये मिला है आपकी तमिलनाडु की पुलिस फोर्स को। तमिलनाडु की जो पुलिस है उनको मिला है ये वाला प्रेसिडेंट्स कलर जो इस बार मिला है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू प्रेजेंटेड द डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड प्रेसिडेंट्स कलर फॉर तमिलनाडु पुलिस टू एम.के. स्टालिन, जो सीएम है तमिलनाडु के, उनको ये अवार्ड दिया गया है। मतलब उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ तमिलनाडु पुलिस, ठीक है। द इंडियन नेवी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड फोर्स टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर। अब तो क्या है कि जैसे इंडियन नेवी है या इंडियन आर्मी है या पुलिस फोर्स है इंडिया की, उनकी ना अलग अलग फ्लीट्स, जैसे नेवी की भी अलग अलग फ्लीट्स को ये अवार्ड अब दिया जाता है। बट जब ये शुरू हुआ था आई गेस 1951 में ये शुरू हुआ था, और तब के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, पीएम थे, है ना आई गेस, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया था इंडियन नेवी को। उसके बाद ये अलग अलग फ्लीट्स में हो गया था, बट तब एक ही तरह से, मतलब एक ही कंबाइंड इंडियन नेवी को, पूरी नेवी को ही अवार्ड किया गया था प्रेसिडेंट कलर के साथ। 1951 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था देना, और पहला अवार्ड मिला था इंडियन नेवी को। ये जो अवार्ड होता है ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर है जो मिलता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस फोर्सेस को। किसी भी स्टेट या यूटी की, इंडिया के किसी भी स्टेट या यूटी की मिलिट्री फोर्सेस होंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी या पुलिस फोर्स होगी, उन्हीं को ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिलता है। तो ये एक तरह से उनका हाईएस्ट ऑनर होता है, ठीक है। तमिलनाडु रैंक सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ मोर विमेन। ये एडिशनल नॉलेज है इसकी कि तमिलनाडु जो है वो सेकेंड है इस लिस्ट में। किस लिस्ट में? जहाँ पर विमेन को इंक्लूड किया गया है किसी भी पुलिस फोर्स में, ठीक है। और 2003 में तमिलनाडु पहली ऐसी स्टेट बन गया था जिसने विमेन के लिए अलग से विमेन पुलिस कमांडो वाला जो फोर्स है उसको भी स्टार्ट किया था। ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको देख लेना एक बार, यूज़फुल हो सकती है ये भी, ठीक है। तो इस बार ये तीसरा अवार्ड है। आपने मुझे बताना है आज क्वेश्चन का, इसका आंसर करना है कि जो फर्स्ट और सेकेंड मिला है इस बार अवार्ड, ये जैसे थर्ड अवार्ड है इस साल का, प्रेसिडेंट्स कलर जो है ये थर्ड मिल रहा है इस साल का। तो जो पहला मिला है और जो दूसरा मिला है वो किसको मिला है? इधर ऑप्शंस में आंसर है उसका, ठीक है, तो वो याद रखना। या मैं बता ही देती हूँ। पहला जो मिला था ना पुलिस फोर्स में, अगर पुलिस फोर्स का देखें तो जो अभी नहीं, ये आई गेस 2017 या कुछ में मिला था, ये पहला अवार्ड पुलिस फोर्स का इनको मिला था वैसे। बट इस साल जैन में आई गेस इनको मिला है, हरियाणा को, और असम को मिला है लास्ट मंथ आई गेस, ठीक है। तो मतलब ये 3 अवार्ड इसी साल मिले हैं, प्रेसिडेंट कलर ये 3 पुलिस फोर्सेस को इसी साल मिला है। ये भी आ सकता है आपसे क्वेश्चन कि हरियाणा, असम, तमिलनाडु और मान लो उत्तर प्रदेश ही दे दिया, कोई भी और स्टेट दे दी ऑप्शंस में, और पूछेंगे कि इनमें से किसको नहीं मिला ये अवार्ड इस साल। तो उत्तर प्रदेश को इस साल नहीं मिला है, पहले मिल चुका है, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच कंट्री हैज़ बीन बैंड बाय फीफा फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है। अब फीफा जो है, जो आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल के लिए,
उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने किसी एक कंट्री को बैन कर दिया है कि किसी थर्ड पार्टी का उनमें अनुचित प्रभाव पड़ता है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कोई और पार्टी आके बीच में कुछ ऐसी इंटरफेरेंस कर रही है जिससे इनके जो रूल्स होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके रूल्स मतलब ब्रेक हो रहे हैं। तो इस वजह से फीफा ने एक फॉलोइंग में से किसी एक कंट्री को बैन कर दिया है, और वो कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एग्जाम में क्योंकि वो कंट्री इंडिया ही है, ठीक है। इंडिया को बैन कर दिया है फुटबॉल की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसने। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इंडिया जो भी जितने भी मेजर कॉन्टेस्ट रहेंगे फुटबॉल के उसमें इंडिया नहीं परफॉर्म कर सकता, और जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होने जा रहा था विमेंस का यहाँ पर, वो भी अब इंडिया होस्ट नहीं कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका न्यूज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीफा जो है, फीफा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, सस्पेंडेड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF हमारी जो फुटबॉल की फेडरेशन है पूरे इंडिया की वो है AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ सीरियस वायलेशन ऑफ फीफा स्टैट्यूट्स। फीफा के जितने भी रूल्स वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहती हैं उसको वायलेट किया है एक तरह से। इस एक रीज़न की वजह से इंडिया को बाहर निकाल दिया गया है, अभी फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो डिपेंड करता है कि ये लोग कब वापस इस सस्पेंशन को ख़त्म करते हैं, तब जो है इंडिया से कोई भी प्लेयर, चाहे वो किसी भी चैम्पियनशिप के लिए जा रहा हो आगे, वो तभी आगे जाके परफॉर्म कर सकेगा इंटरनेशनल बेसिस पे जब यहाँ से ये बैन हट जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम AIFF हैज़ बीन बैंड। इससे पहले कभी भी इंडिया की जो टीम है, इंडिया का जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसको कभी भी बैन नहीं किया गया है। पूरे 85 ईयर्स हो गए हैं फीफा को चलते हुए, तो तब से लेके अब तक की पूरी 85 ईयर्स की हिस्ट्री में AIFF जो है वो पहली बार बैन हुआ है। इंडिया विल नॉट बी एबल टू होस्ट दी 7th अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक कि कौन सा वाला वर्ल्ड कप था, 7th था, ठीक है। अंडर 17 विमेंस का वर्ल्ड कप था, कहाँ पर होने जा रहा था ये? भुवनेश्वर, ठीक है, और गोवा, मतलब आप ऐसे याद रखो, उड़ीसा में, गोवा में और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स मिलके इस इवेंट को होस्ट करने वाली थी, बट अब वो नहीं कर पाएंगी। और एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि कब होने जा रहा था ये, अक्टूबर में, ठीक है। डेट्स इतनी याद नहीं, मंथ याद रख लेना कि अक्टूबर में ये होने जा रहा था, अब ये कैंसिल हो गया, अब इंडिया इसको होस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब वो जब भी अनाउंस होगा कि अब इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, वो तब हम न्यूज़ में कवर कर लेंगे, बट फिलहाल इंडिया इसको होस्ट नहीं करेगा। It was the first time that India is hosting the FIFA Women's Football Tournament. पहली बार ही होस्ट करने वाला था ये वाला, ये हमने पढ़ा भी था जब हमने इस न्यूज़ को कवर किया था कि इंडिया होस्ट करेगा, तो हमने ये भी पढ़ा था कि पहली बार इंडिया होस्ट करने जा रहा है। अब पहली बार होस्ट करने जा रहा था बट अब नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि 7th था, अक्टूबर में होने जा रहा था, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र मिलकर इसको होस्ट करने वाले थे, बट अब नहीं करेंगे। तो इवन आई गेस केरला की भी एक टीम थी, हाँ केरला की ना कोई स्टेट की टीम थी जो फॉरेन कंट्रीज़ में, आई गेस उज़्बेकिस्तान गई थी टू परफॉर्म फुटबॉल के लिए ही, फुटबॉल के कोई मैचेस वहाँ पर चल रहे थे, बट अब वो वहाँ जाके भी उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनको वहाँ से वापस आना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस बैन, ठीक है। जब तक ये बैन हटेगा नहीं तब तक इंडिया जो है वो ना किसी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकती है, और ना ही कोई फॉरेन जो मतलब इंटरनेशनल कोई भी प्लेयर है उसको भी अपनी टीम में नहीं शामिल कर सकती। तो ऐसा होता है ये बैन का। तो जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लोग कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट वगैरह भी नहीं होस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट बेंगलुरु स्टार्टअप्स। अब बेंगलुरु जो है वो ऑलरेडी एक ऐसा हब है जहाँ पर टेक्नोलॉजी हब भी कहते हैं वहाँ को, तो स्टार्टअप्स वगैरह वहीं पर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। आई गेस मैक्सिमम स्टार्टअप्स का भी जो नंबर है वो बेंगलुरु में ही है। तो फॉलोइंग में से किसी एक बैंक ने ना एक ऐसी डेडिकेटेड ब्रांच रख दी है जो स्टार्टअप्स को ही फाइनेंस करेगी, जिनका मेन पर्पज़ ये रहेगा कि वो स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। तो फॉलोइंग में से किस बैंक की ब्रांच है वो? SBI की। SBI ने एक ब्रांच खोल दी है बेंगलुरु की स्टार्टअप्स को और थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। तो जो SBI है उसने लॉन्च किया है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आएगा शायद, डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन कोरमंगला बेंगलुरु। बेंगलुरु में किया, बेंगलुरु कर्नाटका में किया है, कोरमंगला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना बेंगलुरु में ही ये ब्रांच खोली गई है, बेंगलुरु के ही स्टार्टअप्स को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। इस तरह की 2 और ब्रांचेस जो है वो SBI ओपन करने जा रहा है, कहाँ पर? गुड़गांव हरियाणा में और हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, जो स्टार्टअप्स को ही सपोर्ट करेंगी। द ब्रांच वुड एक्ट एज अ हब
with various stakeholders offering a one-stop solution to the corporates and startups starting from the formation of the entity to IPO offerings and follow on public offers। मतलब बेसिकली इसका सार ये है इस पूरे लाइन का कि ये जो ब्रांच रहेगी ये क्या करेगी कि शुरू से लेके जब ये स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट होंगे तब से लेके जब तक इनका प्रोग्रेस नहीं होने लग जाती तब तक के लिए जितनी भी हेल्प चाहिए होगी ना ऐसी फाइनेंशियली वगैरह, वो सारे सॉल्यूशंस जो है उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा SBI इस ब्रांच के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है SBI ने ब्रांच खोली। इसका मेन आपका क्वेश्चन बनना ही ये है कि कौन से बैंक ने अपनी ऐसी एक ब्रांच खोली, तो वो SBI ने खोली है। ठीक है, अभी बेंगलुरु में खोली है, इसके बाद गुड़गांव हरियाणा और हैदराबाद तेलंगाना में भी ये ब्रांच खुलेगी। 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, या NABFID जो है उसके MD किसको अपॉइंट कर दिया गया है, ये हमसे पूछा है। तो उसके MD बना दिया गया है राजकिरण राय जी को। राजकिरण राय जी जो हैं इसके NABFID के MD बन गए हैं नए। ठीक है, 5 साल के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो अच्छा, 5 साल के लिए अपॉइंट किए, उससे मेरे को एक और चीज़ याद है कि जो RBI के मेंबर्स होते हैं ना, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वाले मेंबर्स जो होते हैं वहाँ जो पैनल मेंबर्स होते हैं उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया जाता है। ठीक है, या जो गवर्नर्स और आपके डेप्यूटी गवर्नर्स वगैरह भी होते हैं RBI के, उनको 4 ही साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो बोर्ड है NABFID का, उन्होंने इनकी अपॉइंटमेंट की है राजकिरण राय जी की 5 ईयर्स के लिए एज दी MD ऑफ NABFID। ये रिप्लेस किसको करने वाले हैं, KV कामत को। KV कामत एक बहुत जाने माने बैंकर हैं, इनको रिप्लेस करने वाले हैं ये। ठीक है, और अगर हम बात करें राजकिरण राय जी की तो ये MD रह चुके हैं, MD और CEO रह चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी। और एज़ फार एज आई नो ये जो आपका इंडियाज़ बैंकिंग एसोसिएशन है ना IBA, उसके भी पैनल मेंबर या CEO वगैरह रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च टू एनेबल एंड एम्पावर ऑल स्फेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन इंडिया। फॉलोइंग में से कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा लॉन्च हुआ है जो एक मतलब कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह होगी ना उसके लिए एक ही स्फेयर, मतलब कह सकते हैं उसको एम्पावर करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो जाएगा वो। ठीक है, सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बन जाएगा ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी स्फेयर्स हैं उसको थोड़ा और एम्पावर किया जा सके। तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, मंथन। ठीक है, मंथन इस प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा। इसकी डिटेल्स देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मंथन प्लेटफॉर्म, जो एनेबल करेगा और एम्पावर करेगा सारे स्फेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, मतलब जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट्स रहेंगे उनको ये एम्पावर करने वाला है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की मेन एम क्या रहेगी, टू प्रमोट कोलैबोरेशन एट स्केल बिटवीन इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इकोसिस्टम टू हेल्प मीट इंडिया सस्टेनेबिलिटी गोल्स। मतलब मेनली ये रहेगा कि जितने भी SDG के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम लोग काम करते हैं उसमें जो भी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह रहती है उसकी एक हेल्प रहेगी या उसका एक कोलैब करने में प्रमोशन होगी इस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, मंथन आपको याद रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसका नाम मंथन है। मेन आपको बस ये याद रखना है। इसमें नेशनल और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आएगा ये अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। और इंडियाज़ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम देखें, जो जिन्होंने मतलब जैसे इन्हीं के ऑफिस ने इसको लॉन्च किया है ना, तो वो कौन है, अजय कुमार सूद। ठीक है, अजय कुमार सूद हैं इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च दी लकी बिल ऐप टू कर्ब GST एवेजन बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव प्राइजेस टू यूजर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने एक लकी बिल ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसमें GST की इवेजन जो होती है उससे बचा जा सकता है। GST की इवेजन मतलब कि GST की चोरी, जैसे पहले इनकम टैक्स वगैरह की करते थे वैसे GST की भी इवेजन हो रही है, चोरी हो रही है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये लकी बिल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। अब इस ऐप में क्या होगा वो देखेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं किस गवर्नमेंट ने किया ये। केरला की गवर्नमेंट ने लकी बिल ऐप जो है वो केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो जो केरला के CM हैं पिनरई विजयन, उन्होंने इसको लॉन्च किया है ऐप को। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप है इस तरह का जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। इस ऐप में क्या होगा कि मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले इसका कि द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज कस्टमर्स
या कंज्यूमर्स टू अपलोड इनवॉइसेस इन अ बिड टू कर्ब जीएसटी इवेजन। मतलब जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग इस ऐप को लॉन्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने फ़ोन्स में, उनका क्या होगा ना कि उनको जो भी बिल्स होंगे ना, जितने भी बिल्स कहीं पे भी वो कुछ भी परचेज वगैरह कर रहे हैं, उसके बिल्स अगर वो इस ऐप पे अपलोड कर देते हैं तो जितने ज़्यादा वो बिल अपलोड करेंगे उतना उनको प्राइज़ मिलेगा। प्राइज़ मनी अनाउंस की हुई है ना उन्हें अलग अलग, तो वो मिलेगा। उस एक टेक्निक के थ्रू क्या होगा कि जब बिल्स होंगे सरकार के पास तो जीएसटी की चोरी कम होगी, है ना। तो ये इनका एक ट्रिक है इस टैक्स जीएसटी की इवेजन से बचने के लिए। ये जो एप्लीकेशन है ये हेल्प करेगी टू इंश्योर टैक्सेशन रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब जितने भी जीएसटी की टैक्सेशन के रूल्स हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, वो भी ये ऐप इंश्योर करेगा। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं। आज के पॉइंटर्स हम जस्ट जल्दी जल्दी रीड करेंगे। As per the Ministry of Finance notification, those who pay income tax will not be allowed to enroll in government social security scheme अटल पेंशन योजना। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो इनकम टैक्स देते हैं लोग, अब इनकम टैक्स हर बंदा तो नहीं देता ना, वो एक लेवल होती है कि हाँ 2 लाख से ज़्यादा इनकम है जिसकी वो देंगे। तो जितने भी लोग इनकम टैक्स देंगे ना वो अब अटल पेंशन योजना में खुद को एनरोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेन पर्पज़, ये इस एक स्टेप का मेन पर्पज़ ये था कि अब जो है जो एक्चुअली लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस स्कीम से बेनिफिट होने की, उन्हीं को ही ये बेनिफिट मिले। ठीक है, जो लोग इनकम टैक्स पे कर पा रहे हैं मतलब वो इसके लिए इतने, उनके लिए मतलब ये वाली स्कीम इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी बाकी लोगों के लिए जो नहीं भी दे पा रहे इनकम टैक्स। तो अब अक्टूबर 1 से लेके ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। डेट भी आपको याद रखनी है कि इनकम टैक्स पे करने वाले लोग अब अटल पेंशन योजना का नहीं कोई फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व, जो है वो 5th एलिफेंट रिजर्व बन गया है तमिलनाडु का। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व कहाँ का है, तो वो तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेजर पे बिकम्स ओनली इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट। कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके कि रेजर पे बनी है इंडिया की ऐसी अकेली कंपनी जो इस लिस्ट में, फोर्ब्स की क्लाउड 100 लिस्ट में। ठीक है, The Athletics Federation of India decided to celebrate August 7 as Javelin Day, National Javelin Day सेलिब्रेट करने वाले हैं हम। किस लिए सेलिब्रेट करने वाले 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नेशनल जो जेवलिन थ्रो किया था नीरज चोपड़ा ने, जिसमें ओलंपिक्स टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लिया था इन्होंने 2020 में, तो उसी को ही ऑनर करने के लिए हम लोग जो हैं 7 अगस्त से नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट करेंगे इस साल। मतलब अनाउंस कर दिया तो एक तरह से पहला इसी साल हो गया, अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड्स डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स, टेली राइजेस टू 75। अब देखो हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें कितने थे, 64। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 64 जो रामसर साइट्स हैं वो टोटल हो गई हैं इंडिया में। उसके बाद 11 और ऐड कर दी गई हैं, तो अब जो टोटल इंडिया में जो टोटल रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, 75। जितने हमारे को साल हुए इंडिपेंडेंस के उतने ही रामसर साइट्स हो गई हैं टोटल। तो ये बहुत मुश्किल नहीं याद करना, ये याद रख लेना, बस 75 हो गए हैं। SBI लॉन्चेस उत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम with higher interest rates that is effective from 15th August and the scheme will be valid कब तक, सिर्फ 75 डेज़ के लिए। SBI ने एक उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम या उत्सव FD स्कीम जो है लॉन्च की है SBI ने 15 अगस्त से लेके सिर्फ 75 डेज़ के पीरियड के लिए। किस वजह से, 76 हमारा और इंडिपेंडेंस डे था इसकी वजह से। ठीक है, बहुत इसमें भी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ SBI याद रखना। और 75 डेज़ के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है 15 अगस्त से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने अप्रूव किया एक स्टार्टअप लोन। कितने का लोन है, 1.15 करोड़ का ये लोन है, जो TGB बायोप्लास्टिक्स जो होंगे ना उनके लिए होगा। ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो है उनको कम किया जा सके उनकी यूजेज को, उसके लिए एक कंपनी है TGB बायोप्लास्टिक्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हैं जो कंपोज हो सकेगा प्लास्टिक, उस तरह के प्लास्टिक को बनाने जा रही हैं, तो उसके लिए 1.15 करोड़ का लोन जो है वो जितेंद्र सिंह ने अलॉट किया है इस एक कंपनी को। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण पवार जो हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है एक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जिसका नाम है पालन 1000। पालन 1000 का एक नेशनल कैंपेन है इस नाम का, जो एक पेरेंटिंग ऐप रहेगा जिसमें मतलब पहले 2 साल बच्चे के बॉर्न होने से लेके जो पहले 2 साल होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मेन पर्पस रहेगा इस एक कैंपेन का, पालन 1000।
मतलब जो शुरू के भी 1000 डेज होंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की परवरिश के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि मंडला एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वो बन गई है और वो ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। वो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की जो 100% या मतलब फुली फंक्शनली लिटरेट हो गई है। फंक्शनली लिटरेट होने का मतलब है जो अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, बेसिक उनकी एजुकेशन जो है वो पूरी हो गई है। तो मंडला ऐसी मध्य प्रदेश की पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया की, और सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर इन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूके हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव मॉडर्नाज बाइवेलेंट कोविड-19 वैक्सीन, और ये जो वैक्सीन है ये ओमिक्रॉन के साथ भी डील करेगी। ठीक है। यूके बन गई है पहली ऐसी कंट्री जो बाइवेलेंट नाम की अपनी वैक्सीन जो है वो इन्होंने अप्रूव कर दी है। और इस वैक्सीन के बनाने वाले कौन है, कंपनी कौन सी है, मॉडर्ना। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है एक स्पेशल एफडी स्कीम जिसका नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट। ठीक है। फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड दिसंबर, सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक की ही ये स्कीम है। जैसे SBI ने की थी वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी की है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सिस बैंक, इंडियाज 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज साइंड एन MOU विद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ताकि अल्टीमा सैलरी पैकेज एक प्रोवाइड किया जा सके। इनके एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए जाएंगे इस एक कोलैबोरेशन के थ्रू। मतलब एक्सिस बैंक ने FCI के साथ मिलके एक अल्टीमा सैलरी पैकेज नाम का जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया है। इसमें जो आपके FCI के या जितने भी गवर्नमेंट आउटलेट्स रहेंगे उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे उनकी सैलरी को थोड़ा और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे इस एक स्कीम के अंडर। नेक्स्ट है RBI इशूड न्यू रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग द लोन रिकवरी एजेंट्स फ्रॉम हरासिंग द बोरोअर्स एंड कॉलिंग देम बिफोर 8 AM एंड आफ्टर 7 PM। इसमें सिर्फ इतना है कि RBI ने एक नए रूल्स निकाले हैं जिसके अंदर ये बताया गया है, ये बोला गया है कि कोई भी बैंक ना किसी भी बोरोअर को, अब मान लो कोई भी बंदा है जो पैसे लेता है बट वापस नहीं करता, तो वो मतलब बैड लोन्स में आ जाते हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए ना जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं वो कभी कभी ऐसे होते हैं कि किन्हीं लोगों को बाहर से, किन्हीं इनलीगल सोर्सेज को ऐसे अपॉइंट कर लेते हैं जो उनको इन बिटवीन कभी भी कॉल कर देते हैं या कुछ। तो मतलब उनको ये बोला गया है कि किसी भी बोरोअर से अगर आपने मनी रिकवर भी करनी है, आप उसको 8 बजे से पहले, सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकते और शाम को 7 बजे के बाद भी कॉल नहीं कर सकते। ठीक है। ये एक टाइम लिमिट दे दिया, तो ये आपको याद रखना है। एक्सिस बैंक CEO अमिताभ चौधरी इज़ द टॉप पेड बैंक CEO। पहले हमने पढ़ा था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन है सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले CEO, वो एलन मस्क थे, है ना। और अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया में कौन है। इंडिया में हाईएस्ट पेड CEO हैं एक्सिस बैंक के जो CEO हैं अमिताभ चौधरी, उनके बाद सुमंत कठपालिया जो MD CEO इंडसइंड बैंक के हैं, उसके बाद संदीप बख्शी जो MD CEO हैं ICICI बैंक के। नेक्स्ट है फॉर्मर BCCI के सेक्रेटरी या चेयरमैन ऑफ GSCA या आई गेस झारखंड की एक स्टेट की क्रिकेट एसोसिएशन थी, उसके भी चेयरमैन रह चुके थे ये अमिताभ चौधरी। इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। वो अमिताभ चौधरी अलग है, ये अलग है। ये BCCI के सेक्रेटरी वगैरह रह चुके हैं, तो इनकी भी डेथ हो गई है, ये आपको याद रखना है। मतलब इनकी ऑक्यूपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस देखते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस। वैसे मैंने बता दिया है बट स्टिल एक बार ये भी बता देना कमेंट्स में, अगर आपने सुना होगा प्रॉपर्ली तो आपको मैंने आंसर बता दिया आज। सेकंड क्वेश्चन है कि SBI के चेयरमैन कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन है कि MD CEO बताना है आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगेगी वीडियो में, कोई भी PPT का कोई भी आपको नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन पार्ट, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।